नमस्कार, आप सभी का फिर से मैं स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट का पेपर 1 और हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 10 की, जिसमें यूनिट नंबर 10 का नाम है हायर एजुकेशन सिस्टम। उसी का जो पहला पॉइंट है, जो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, उस पॉइंट का नाम है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। यानी कि पुराने समय में भारत में किस तरह एजुकेशन दी जाती थी और वो एजुकेशन देने के लिए जो जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो जो क्या कहेंगे हम, जो जो संस्थाएं उस समय मौजूद थी, उन संस्थाओं के बारे में हमारा पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एंशिएंट इंडिया में जो एजुकेशन दी जाती थी उसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो है वैदिक एजुकेशन और दूसरा पार्ट है बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं वैदिक एजुकेशन के बारे में। देखिए, वैदिक एजुकेशन में जिस तरह नॉलेज जो दी जाती थी, जो ज्ञान दिया जाता था, वो ओरली दिया जाता था। यानी कि उस टाइम पे कुछ भी लिखित में मौजूद नहीं था, कुछ भी रिटर्न में नहीं था। तो जो भी ऋषि मुनि या जो संत थे, जो शिक्षा देते थे, जो भी गुरुजन थे, वो ओरली अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। और जो स्टूडेंट था वो भी केवल सुन के ही उसको याद करता था। तो पुराने समय में नॉलेज को देने के जो तरीके थे, मेनली उनको कहा जाता है, पहला तरीका श्रवण, कि आपको सुन के ही समझना होता है। दूसरा था मनन, कि जो आपने सुना उसको आपको मनन करना है, बार बार माइंड में रिपीट करना है और उसको याद करना है। ज्ञान को देने की, नॉलेज को पास करने की जो तीसरी स्टेज थी उसका नाम था निध्यासना। निध्यासना का मतलब है, पहले तो आपको ट्रुथ को समझना होगा, उसको समझने के बाद उसको रियल लाइफ में आपको अप्लाई करना होगा। इस तरह तीन तरीकों से, या कहेंगे तीन स्टेजेस थी, जिससे पुराने समय में ज्ञान दिया जाता था। इसके अलावा पुराने समय में ही दो तरह की विद्या, या कहेंगे दो तरह का ज्ञान था। ज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसके दो भागों के नाम थे पर विद्या और अपार विद्या। जो पर विद्या है उसमें स्पिरिचुअल नॉलेज को कहा गया था, इसको बहुत उत्तम ज्ञान कहा गया था। पर विद्या में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज को माना गया था, कहा गया था यह विद्या सबसे ऊपर की विद्या है। और जो अपार विद्या है, उस विद्या में साइंस की बात की गई थी, अलग अलग विज्ञानों की उसमें बात की गई थी। इसके अलावा पुराने समय में जब वैदिक एजुकेशन का टाइम था, तब अलग अलग संस्कार भी उस समय प्रचलित थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय पद्धति में टोटल 16 संस्कार हैं। उनमें से कुछ कुछ जो हमारे मेन संस्कार है, जो हम वैदिक एजुकेशन के अंतर्गत हमको देखने को मिलेंगे, उनमें से एक था विद्यारंभ। विद्यारंभ में बच्चों को 5 वर्ष की उम्र में शिक्षा प्राप्ति के लिए आश्रमों में भेज दिया जाता था। इसके अलावा एक बहुत ही मुख्य जो संस्कार है वो है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में उम्र उस समय ये थी, 8 से 12 वर्ष के बच्चों का उपनयन संस्कार किया जाता था। इसे जनेऊ भी कहते थे और यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें बच्चों को जनेऊ धारण करवाया जाता था। तो इस तरह कुछ कुछ संस्कार हैं जो उस समय प्रचलित थे और जिनका शिक्षा से कनेक्शन है। जैसे विद्यारंभ में आप उसके बाद ही बच्चा शिक्षा स्टार्ट कर सकता था, और उपनयन संस्कार भी उससे एक अपर लेवल का आप संस्कार उसे कह सकते हैं। वैदिक एजुकेशन के समय में जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, या यूं कहें जो शिक्षित महिलाएं थी, उन्हें भी दो कैटेगरीज में बांटा गया था। पहली कैटेगरी थी इन शिक्षित महिलाओं की, वो थी सद्योद्वाहास। ये महिलाएं केवल तब तक की पढ़ाई करती थी जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। और दूसरी कैटेगरी में आती थी ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी वो स्त्रियां थी जो जिंदगी भर, जिनका जीवन पर्यंत जिनकी पढ़ाई चलती रहती थी, और पढ़ाई के लिए ही ये लोग शादी भी नहीं करते थे। तो इस तरह पढ़ी लिखी जो शिक्षित महिलाएं थी, उनको भी दो कैटेगरीज में वैदिक एजुकेशन में बांटा। एजुकेशन की जब हम बात करेंगे तो वेदों की बात ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हमको पता है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद की बात करते हैं, जो कि हमारा सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसमें 1028 मंत्र हैं। तो ऋग्वेद जो है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में बिलीव करता है। इसके मंत्रों से हमको यही समझाया गया है कि सादा जीवन उच्च विचार। इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर ही गायत्री मंत्र है, और ऋग्वेद के अंदर ही हमको वर्ण सिस्टम देखने को मिलेगा। वर्ण सिस्टम यानी कि हमारे पुराने समय में जो भारतीय समाज था, किस तरह वो 4 वर्णों में डिवाइडेड था। 4 वर्ण हमको पता है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। ये 4 वर्ण उस समय प्रचलित थे। इसके अलावा हम अब दूसरे वेद की बात करते हैं, तो ऋग्वेद के जस्ट बाद जो वेद लिखा गया वो है सामवेद। और एक्चुअली सामवेद
आपको ऐसा कहेंगे कि सामवेद में जो भी मंत्र हैं वो सारे ऋग्वेद से ही लिखे गए हैं। यजुर्वेद में जो मंत्र हैं वो पद्य में नहीं लिखे गए बल्कि वो गद्य में लिखे गए हैं। और सबसे अंतिम जो हमारा वेद है वो है अथर्ववेद। तो इस तरह वैदिक एजुकेशन में हमने देखा, हमारा वैदिक एजुकेशन इसी के साथ पूरा होता है। और इसको मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ जो जो मैंने आपको बताया है, ताकि आपको रिवाइज करने में इनके पॉइंट्स ध्यान रहे। और ये मैं आपको बता दूं कि जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो पूरी तरह एग्जाम के पर्पज से बताए हैं। जाने से पहले क्यों ना मैं ही आपका रिवीजन करवा दूं। तो आज हमने पढ़ा था वैदिक एजुकेशन। तो देखिए, वैदिक एजुकेशन में जो नॉलेज है 3 तरीकों से इम्पार्ट होती है। एक तो श्रवण, दूसरा है मनन, तीसरा है निध्यासन। अब हम बात करते हैं 2 तरह की नॉलेज। वैदिक एजुकेशन में नॉलेज को दो भागों में बांटा गया था। पहली थी पार विद्या, दूसरी अपार विद्या। ठीक है। और लास्ट में डिफरेंट सेरेमनीज का, जिनका मैंने आपको नाम बताया था, एक तो थी विद्यारंभ और दूसरा था उपनयन संस्कार। तो इन सब चीजों को आप रिवाइज करिए। और ये जो सारे टॉपिक्स मैंने आपको आज बताए हैं वो सारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और पढ़ाई का वीडियो। तो हम बात कर रहे थे यूजीसी नेट की, जिसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है हायर एजुकेशन सिस्टम। और उसका भी जो फर्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ रहे थे, जो जिसपे हम ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना चुके हैं, यूनिट नंबर 10 जो कि हम पढ़ रहे थे हायर एजुकेशन सिस्टम, उसी का जो फर्स्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, जिसका फर्स्ट टॉपिक था वैदिक एजुकेशन, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद वैदिक एजुकेशन के बाद जो दूसरी तरह की एजुकेशन थी उसका नाम था बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो हम सब भगवान बुद्ध को तो जानते ही हैं। तो पुराने समय में भगवान बुद्ध ने ये रियलाइज किया, ये फील किया कि जो अलग अलग लोग हैं, जो भी उनके अनुयायी हैं, उन लोगों की शिक्षा की आवश्यकता थी, एक अच्छी शिक्षा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो विहार होते थे, मोनेस्ट्रीज जो होती थी, जहाँ पे बुद्ध के अनुयायी रहते थे, वहां पे धीरे धीरे उसी चीज को उन्होंने एज एन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुरू कर दिया। और धीरे 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 वो ही बहुत, क्या कहेंगे, फेमस स्पॉट बन गए एजुकेशन के। तो भगवान बुद्ध के टाइम पे जब धीरे धीरे एजुकेशन का प्रचार प्रसार हुआ, तो उस समय बहुत सारे विहार और मठ बनाए गए। मठ वो जगह थी जहाँ पर पहले बुद्ध के अनुयायी रहते थे, और धीरे धीरे वो ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप होते गए। तो एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, नालंदा। नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी वो बुद्धिस्ट एजुकेशन का एक मेन स्पॉट मानी जाते हैं, कि उसी के बुद्धिस्ट एजुकेशन का प्रचार प्रसार हुआ। जैसे वैदिक एजुकेशन में कुछ सेरेमनीज थी, वैसे ही कुछ सेरेमनीज बुद्धिस्ट एजुकेशन में भी थी, जिनमें से सबसे पहली सेरेमनी का नाम था प्रब्राज्य, जिसे पबज्जा भी कहा जाता था। इसे 8 साल की उम्र में शुरू किया जाता था। 8 साल की उम्र में यह सेरेमनी होती थी। इसे इनिशिएशन सेरेमनी भी कहते थे। इसके बाद ही ऑफिशियली एजुकेशन जो है लेना शुरू किया जाता था। और जो इस सेरेमनी को करने के बाद जो एजुकेशन लेने के लिए तैयार था, उसे मॉन्क कहते थे, कि अब वो मॉन्क बन चुका है, और उसे मॉन्क की उपाधि दी जाती थी। और इसके जस्ट बाद जो सेरेमनी होती थी उसमें श्रमण, उस मॉन्क को ही श्रमण की उपाधि दी जाती थी। श्रमण का मतलब ये था कि अब आप पूरी तरह साधु बनने के लिए या बौद्ध भिक्षु बनने के लिए तैयार हैं। और जो श्रमण था वो येलो कलर की रॉब पहनता था, एक येलो कलर का बहुत, क्या कहेंगे, बड़ा सा एक चोला टाइप वो पहनता था। तो इस समय बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो मीडियम था, जो भी पढ़ाने का जो मीडियम था, वो थी पाली भाषा। पाली भाषा को एज ए मीडियम यूज किया जाता। जैसे वैदिक एजुकेशन में हम वेदों की पढ़ाई करते थे, वैसे ही बुद्धिक एजुकेशन में भी 3 इनके बहुत फेमस ग्रंथ थे, जिनको पीटक कहते थे। पीटक, ठीक है। जो पहला था सुत्त पीटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा था अभिधम्म। है कि बुद्धिस्ट एजुकेशन में वेदों को नहीं पढ़ा जाता था। वेदों को भी उस टाइम कंपेरेटिव स्टडीज के रूप में पढ़ा जाता था। इसके अलावा कुछ ग्रंथ थे बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो फेमस थे, उनमें से एक का नाम था ललित विस्तारा। लेकिन उसके बहुत ही कम स्रोत मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उसका भी उतना उपयोग किया जाता था या उससे कुछ पढ़ाया जाता। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन का रिवीजन करवा देती हूँ। देखो, बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्या था, सबसे पहले तो हम बता दें, बुद्धिस्ट एजुकेशन का जो मेन स्पॉट था वो था नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेरेमनीज पे, जो सेरेमनीज वहां पर बुद्धिस्ट एजुकेशन में की जाती थी। सबसे पहली सेरेमनी का नाम था प्रब्राज्य, जिसको पबज्जा भी कहते थे। इसे इनिशिएशन सेरेमनी कहते थे, ठीक है। और इस सेरेमनी को करने के बाद जो उपाधि दी जाती थी वो थी श्रमणा उपाधि, श्रमण उसको माना जाता था। और पाली मीडियम हुआ करता था बुद्धिस्ट एजुकेशन का। इसके अलावा 3 पीटकास, जो मेन जो ग्रंथ थे बुद्धिस्ट एजुकेशन के, वो ये 3 थे। पहला था सुत्त पीटक, दूसरा था विनय पीटक, और तीसरा था अभिधम्मा पीटक। थैंक यू।
नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिस पर हम पढ़ रहे थे यूजीसी नेट का पेपर 1 और जिसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का जो फर्स्ट यूनिट था वो था इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, जिसमें हमने पढ़ा था बौद्धिक बुद्धिस्ट एजुकेशन और वैदिक एजुकेशन। अब मैं आपको बता दूं, जो एंशिएंट इंडिया था उसमें अलग अलग तरह के टीचर्स भी थे। टीचर्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जिसमें से सबसे प्रथम हम जो बात कर रहे हैं, जब से पहले जो दिन की बात कर रहे हैं, उन टीचर्स को कहा जाता था आचार्य। आचार्य वो टीचर होते थे जो वेदों की नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को देते थे और उसका वो कोई चार्ज भी नहीं लेते थे। ठीक है, दूसरे तरीके के जो टीचर्स होते थे उनको कहा जाता था उपाध्याय। उपाध्याय वो टीचर होते थे जो वेद तो पढ़ाते थे लेकिन पूरे वेद नहीं पढ़ाते थे, वे वेद का एक पोर्शन पढ़ाते थे या कहें वेदांग पढ़ाते थे, और उसको पढ़ाने के लिए वो चार्जेस भी लेते थे। यानी कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, उनका एक प्रोफेशन था, जिससे वो इनकम, उनकी इनकम का भी एक सोर्स था। तीसरे तरह के शिक्षक जो एंशिएंट टाइम में बताए गए हैं वो थे चरकाज। ये वो शिक्षक थे जो हायर नॉलेज के लिए एक नेशन से दूसरे नेशन में जाते रहते थे, यानी कि यूं कहें कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते रहते थे। इसके बाद में जो चौथे नंबर की कैटेगरी आती है वो शिक्षक थे जिनको गुरु कहा जाता था, जो गृहस्थ आश्रम में रहते थे, यानी कि जो मैरिड थे लेकिन वो शिक्षा भी देते थे। मैरिड के साथ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपनी फैमिली भी मेंटेन करते थे, साथ ही एजुकेशन भी वो इम्पार्ट करते थे। पांचवी तरह के जो शिक्षक थे उनको बोला जाता था योजन शतिका। ये वो शिक्षक थे जो जिनसे सीखने के लिए, जो अपने 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 विषयों में या कहेंगे अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही पारंगत होते थे, इनका बहुत नाम होता था, ये बहुत नामी विद्वान होते थे और इनसे शिक्षा प्राप्ति के लिए लोग दूर दूर तक इनके पास अध्ययन के लिए आते थे। और जो अंतिम कैटेगरी एंशिएंट इंडिया में टीचर्स को डिवाइड किया गया है, उसमें अंतिम कैटेगरी का नाम था शिक्षक। ये वो होते थे जो आर्ट्स बच्चों को सिखाते थे, यानी कि जो अपने स्टूडेंट्स को आर्ट्स सिखाते थे, लाइक डांसिंग जो सिखाता था, उस टीचर को उस समय शिक्षक कहा जाता था। इस तरह हमने 6 कैटेगरीज पढ़ी जिसमें एंशिएंट टाइम में टीचर्स को डिवाइड किया गया था। तो देखिए, जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आज आपको बताया टाइप्स ऑफ टीचर्स इन एंशिएंट इंडिया। पहला जो टाइप था वो था आचार्य, दूसरा था उपाध्याय, तीसरा था चरकार, चौथा था गुरु, पांचवा था योजन शतिका और छठा था शिक्षक। थैंक नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी मैनियाक में। और हम पढ़ रहे थे यूजीसी नेट का यूनिट नंबर 10, जिसका नाम था हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसका फर्स्ट यूनिट था इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, जिसमें हमने पढ़ा था वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर्स उसमें पढ़े थे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से तरह के इंस्टीट्यूशन थे जिसमें एजुकेशन दी जाती थी, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप बता दूं, तो सबसे फेमस और कॉमन नाम उस समय प्रचलित था जो हम आज भी जानते हैं, उसका नाम था गुरुकुल। गुरुकुल इंस्टीट्यूशन वहां पर हुआ करते थे। तो गुरुकुल वो इंस्टीट्यूशन थे जहां पर जो गुरु है गृहस्थ आश्रमी था, खुद गृहस्थ आश्रम में था, यानी कि एक मैरिड मैन हुआ करता था और वो अपने घर से ही शिक्षा दिया करता था, यानी कि जहां उसका घर था, जहां उसकी गृहस्थी थी, वहीं से वो विद्यालय का संचालन करता था। ठीक है, दूसरे तरीके का जो इंस्टीट्यूशन है एंशिएंट इंडिया में वो है परिषद। परिषद वो इंस्टीट्यूशन होते थे जहाँ स्टूडेंट हायर लर्निंग के लिए आते थे, जिनको हायर एजुकेशन चाहिए थी, वो यहाँ पर आते थे। और ओरिजिनली, यानी कि जब परिषद शुरू हुई एंशिएंट इंडिया में, तो सबसे पहले इसका संचालन 3 ब्राह्मण करते थे शुरुआत में, पर जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती गई तो धीरे धीरे ये 3 ब्राह्मणों के संगठन को 20 ब्राह्मण संचालित करने लगे। यानी कि पहले तो 3 ब्राह्मण संचालित करते थे परिषद को, बाद में धीरे धीरे संख्या के अकॉर्डिंग 20 ब्राह्मण तक भी इसको संचालित करने लगे। और संगम, जो कि एक बहुत फेमस नाम है, वो तमिलनाडु की एक परिषद का ही नाम है जहां पर पुराने समय में शिक्षा दी जाती थी। जो परिषद हुआ करती थी वहां पर जो राइटर्स थे, जो भी फेमस विद्वान थे, वो अपने अपने वर्क्स क्रिटिसिज्म के लिए भी देते थे, यानी कि उनको अपनी राइटिंग पे जो फीडबैक चाहिए था उसके लिए भी परिषद में वो अपनी जो वर्क है वो जमा करवाते थे। और जो सारी जो परिषदें हैं उनका संचालन, यानी कि उनका आय व्यय का जो भी भार है वो उस समय के जो भी राजा थे वो वहन करते थे। अब तीसरी तरह की जो पुराने समय में इंस्टीट्यूशन था जो शिक्षा देता था, उसका नाम था गोष्ठी। अब गोष्ठी को हम इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। तो पुराने समय में अलग अलग जगह पे गोष्ठियां आयोजित की जाती थी। तो ये एक नेशनल गैदरिंग हुआ करती थी जो वहाँ के राजा बुलाते थे, ताकि अलग अलग स्कूलों के या अलग अलग विचारधारा के जो विद्वान है वहां पर आए, अपने विचार प्रस्तुत करें, उनमें वाद विवाद हो,
वो तर्क वितर्क करें और उससे जो भी बेस्ट चीज है वो निकल कर सामने आए। इसलिए गोष्ठी उस टाइम पे आयोजित की जाती थी और गोष्ठी भी एक टाइप से इंस्टीट्यूशन ही माना जाता था। के बाद जो चौथा इंस्टीट्यूशन है वो है आश्रम। आज पुराने टाइम में आश्रम हुआ करते थे, तो आश्रम में क्या होता था, दूर दूर से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने आते थे। वे एक साथ एक जगह पे रहते थे और बहुत सारे फेमस जो संत हैं वो वहां पर शिक्षा दिया करते थे। एक आपने नाम भी सुना होगा, भारद्वाज ऋषि का जो आश्रम है वो प्रयाग में हुआ करता था। तो आश्रम जो है वो एक चौथे इंस्टीट्यूशन का नाम था जो एंशियंट इंडिया में चलते थे या प्रचलित थे, कह सकते हैं ऐसा। हम बात करते हैं विद्यापीठ। विद्यापीठ वो इंस्टीट्यूशन थे जो बहुत ही फेमस आचार्य श्री शंकरा ने स्टार्ट किया था। शंकराचार्य जो थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था। ये अलग अलग जगह पे स्थापित थे। कुछ 4-5 जगह की जो विद्यापीठें थी वो बहुत ही फेमस थी। श्रृंगेरी, काची, द्वारका, पुरी, यहाँ की जो विद्यापीठ थी वो बहुत ही फेमस थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं घटिका की। घटिका भी एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था जहाँ पर स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के टीचर्स वो दोनों मिलते थे, अपने अपने व्यूज रखते थे और कई बार यहाँ पर जब वो डिस्कशन करते थे, अपने जो व्यूज है वो बताते थे, तो उनमें क्लैशेस भी बहुत होते थे उस समय पर। इसके बाद आता है अग्रहाराज। अग्रहाराज वो इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे जहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण एक जगह रुक जाते थे और लोगों को शिक्षा इम्पार्ट करते थे। तो वो उसी क्या कहेंगे मंडली को या उस जगह को अग्रहाराज कहा जाता था। उस इंस्टीट्यूशन को अग्रहारा नाम दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं मठों की। मठ भी बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे और मेनली मठों में जो है रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी। ये इनका एसोसिएशन किसी ना किसी टेम्पल से हुआ करता था या किसी धर्म के अनुयायी से हुआ करता था। लेकिन जो शैव और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इन दोनों ही सेक्ट्स में मठ हुआ करते थे। इसके अलावा एक जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी भी एक सेटलमेंट होता था ब्राह्मण्स का, जो किसी गांव में या किसी सिटी में एक जगह जाकर रुकते थे और लोगों को शिक्षा देते थे, उसे ब्रह्मपुरी कहा जाता था। और लास्ट में जो एंशियंट इंडिया में सबसे लास्ट जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है विहार। विहार तो हम जानते ही हैं कि विहार बौद्धों से संबंधित है। तो जो बौद्ध एजुकेशन जहाँ से दी जाती थी, बौद्धिक शिक्षा जहाँ से इम्पार्ट की जाती थी, जहाँ से उसका प्रसार किया जाता था, उस इंस्टीट्यूशन का नाम था विहार। तो इस तरह हमने आज इतने सारे इंस्टीट्यूशन पढ़े जो एंशियंट इंडिया में बहुत फेमस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी मैनियाक पर। हम पढ़ रहे थे यूजीसी नेट का पेपर 1 का यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम और हायर एजुकेशन सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम था इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग यानी कि एंशियंट इंडिया में कौन कौन से फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे जो जिनको कहेंगे जो बहुत फेमस थे या बहुत रेप्यूटेड माने जाते थे और आज भी माने जाते हैं, जिनका नाम आज भी हम जानते हैं और गिना जाता है टॉप इंस्टीट्यूशन उस टाइम के। ठीक है, तो पहला जो इंस्टीट्यूशन इसमें आता है उसका नाम है तक्षशिला। तक्षशिला का नाम तो हम सभी जानते हैं। तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी वो कहते हैं अक्रॉस द ग्लोब फर्स्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है और ये ब्राह्मणिकल एजुकेशन का मेन सेंटर पॉइंट मानी जाती थी। 7वीं सेंचुरी में एस्टेब्लिश की गई थी और जो तक्षशिला है वो ब्राह्मणिकल एजुकेशन का एक मेन सेंटर माना जाता है। और कहते हैं जिस टाइम पे बुद्धिस्ट एजुकेशन ने अपना प्रभाव जमाया था उस टाइम पे भी इसका अपना एक क्या कहेंगे अपना एक नाम था। उस टाइम पे भी इसको कोई डिगा नहीं पाया। इसके लिए बाहर से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स अलग अलग नेशन से आते थे इसमें पढ़ाई करने, जिनका नाम हमने सुना है। पाणिनि को हम जानते हैं, कौटिल्य को हम जानते हैं, इसके अलावा चरक को भी हम जानते हैं। ये सब तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही उस समय जुड़े हुए थे जिनका अपने अपने क्षेत्रों में नाम हुआ करता था। कहते हैं कि उस समय जो इंस्टीट्यूशन और ये जो यूनिवर्सिटी थी इनके लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं हुआ करती थी, तो जिसको भी एडमिशन चाहिए था तो एडमिशन एज पर चॉइस ऑफ द टीचर, ये एक्चुअली जो उनके टीचर हुआ करते थे उनके ऊपर ही डिपेंड करता था कि किस स्टूडेंट का एडमिशन लेना है और किसका नहीं। हाँ, लेकिन जो सब्जेक्ट किसी भी स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट पढ़ने थे वो उनकी खुद की चॉइस थी कि उनको जो पढ़ना था वो ही उन्हें पढ़ाया जाता था। ऐसा एज सच जैसे आज के समय में हमें एंट्रेंस एग्जाम या कुछ प्रॉपर गाइडलाइन जो आजकल मिलती है वो उस समय पे नहीं हुआ करती थी। एडमिशन की एज जो थी वो 16 साल से ज्यादा होने पर ही आपको एडमिशन दिया जाता था। कोई एग्जाम स्कीम नहीं होती थी, कोई डिग्री या डिप्लोमा टाइप का कोर्स नहीं होता था कि जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आपको डिग्री या डिप्लोमा दिया जाएगा। और अलग अलग
तरह के कोर्सेज वहाँ पे दिए जाते थे, पढ़ाए जाते थे, जिनमें से कुछ का नाम है वेद त्रयी, वेदांता, व्याकरण, अर्थशास्त्र, आयुर्वेदा, एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, मिलिट्री एजुकेशन, कॉमर्स, एक्सेट्रा। इस समय कोई कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं हुआ करता था कि कोई पर्टिकुलर कास्ट के बच्चों को ही एडमिशन दिया जाएगा या पर्टिकुलर को नहीं दिया जाएगा। ऑल कास्ट जो हैं वो अलाउ थे उस समय में। और ऐसा कहते हैं कि तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी वो ग्रीक कल्चर से भी इन्फ्लुएंस थी, कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर इन्फ्लुएंस रहा था ग्रीक कल्चर का। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है। ये भी उस समय का एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन रहा करता था। ये बुद्धिस्ट एजुकेशन का एक सेंटर माना जाता था, बहुत ही नामी सेंटर। कहते हैं पुराने कुछ रिकॉर्ड हैं उनके थ्रू ये पता चलता है कि एक टाइम ऐसा था जब नालंदा यूनिवर्सिटी में एक साथ 10,000 जो मॉन्क्स थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वहां पर रहते थे। 1500 टीचर्स उनको पढ़ाते थे और इसके अलावा 8,500 अलग से स्टूडेंट वहां पर स्टडी करते थे। वो रेजिडेंशियल, मतलब वो खुद रेजिडेंट नहीं थे वहां पर वो वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्टडी कर सकते थे। तो इतने ग्रैंड नंबर्स देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी थी वो कितनी बड़ी और कितनी फेमस और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। डायनास्टी जब आई उस टाइम में इस यूनिवर्सिटी ने बहुत ही ग्रो किया। अलग अलग क्या कहेंगे वेरियस सब्जेक्ट्स उसने स्टार्ट किए, अलग अलग ब्रांचेज उसकी खुली, जिसमें स्टडी वहां पर स्टार्ट हुई। The University of Nalanda was famous for its study of logic। जो लॉजिक वहाँ पर पढ़ाया जाता था, तर्क जो वहाँ पर पढ़ाया जाता था, उसके लिए वो बहुत फेमस हुआ करती थी। जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर अलग अलग तरह के टीचर्स थे। टीचर्स को भी अलग अलग तरह की उपाधियाँ दी गई थी। अगला जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है विक्रमशिला। विक्रमशिला भी बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन हुआ करता था उस समय में। एस्टेब्लिश किया था उस समय के राजा धर्मपाल ने, जो कि पाल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये यूनिवर्सिटी इसलिए फेमस थी क्योंकि यहाँ पर 108 आचार्य यानी कि 108 टीचर्स को अपॉइंट किया गया था एडमिशन के लिए और स्टडी के लिए। उन्हें ही वेरियस डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बनाया गया था। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोग बाहर से आते थे, क्योंकि ये बुद्धिस्ट एजुकेशन का एक सेंटर था। तो तिब्बत से यहाँ पर बहुत लोग आते थे स्टडी के लिए। उस समय में भी बहुत इसका नाम हुआ करता था। ज्यादातर यहाँ पर तिब्बती स्टूडेंट हुआ करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स बढ़ने लगे वैसे वैसे इस यूनिवर्सिटी को 6 कॉलेजेस में बांटा गया। और जो मेन बिल्डिंग इसकी जो रखी गई उसको विज्ञान भवन कहा जाता था। और उसके मेन गेट पे एक द्वार पंडित अपॉइंट किया गया, ताकि कोई भी आए तो सबसे पहले उससे मिले, उसके बाद ही उसके अप्रूवल के बाद ही वो अंदर आ सके। पर व्याकरण, लॉजिक, तंत्र शास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। और कहते हैं विक्रमशिला जो है वो है तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए ही फेमस हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे तांत्रिक बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती थी और यहाँ पर डिग्रीज दी जाती थी। जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होते थे तो कॉन्वोकेशन जो आजकल हम देखते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है, ये यूनिवर्सिटी भी कॉन्वोकेशन ऑर्गेनाइज करती थी, जिसको नाम दिया गया था संवर्तना। उसको नाम दिया गया था, जहाँ पर अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया है तो आपको डिग्री वहां पर दी जाएगी। उस समय में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, जिनमें से 3 इंस्टीट्यूशन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है आज, जिसका नाम है तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो उस समय फेमस थे, जिनमें से नाम है उज्जैन, कांची, श्रृंगेरी, मिथिला। इस तरह ये इंस्टीट्यूशन फेमस थे एंशिएंट इंडिया में।